हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम प्रीपोजिशंस की जो क्लास है हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ पढ़ लिए हैं और कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा हैं और मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा दूँ। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात चल रही थी, तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं। वो है बिटवीन। आपने ये बहुत पढ़ा होगा। ये बिटवीन कहाँ यूज होता है? दो के लिए होता है ना, कि यूज्ड फॉर टू। टू क्या? चाहे टू पर्सन हो, चाहे टू प्लेस हो, या टू समथिंग हो। पर मैं भी यहाँ रुक रही हूँ। एक्चुअली यूज्ड से ज्यादा अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूँ सेपरेट, तो ज्यादा सही रहेगा। सेपरेट मतलब अलग कर देना। किसको? टू प्लेसेस, या फिर ऐसे कर दो, पर्सन्स या थिंग्स ऑब्जेक्ट्स। तो बिटवीन वहां पर यूज होगा। हम फटाफट से एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल में जैसे कि मान लो दिया इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड, को मैं ऐसे लिख दूं फटाफट से आपको समझाने के लिए केवल, कि दिया जो बैठ रही है किसके बीच में? बिटवीन, दो के बीच में बैठ रही है, रिया और जिया। यानी रिया और जिया को उसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, और वो बीच में आकर खुद बैठ गई। हमेशा आएगा ये केवल दो के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मॉम डिवाइडेड द फूड बिटवीन। अब यहाँ पे मैंने नाम ना लिख के टू चिल्ड्रन, यानी उन्होंने जो मॉम ने खाना बांटा है ना, वो किसके बीच में बांट दिया है? अपने केवल दो बच्चों के बीच में बांट दिया है। तो कहाँ गया रेड पेन? यहाँ पे भी ये कितने थे? दो, और ये बटा भी कितना है? दो के बीच में खाना बटा है। इसी तरीके से चलो, डू नॉट ड्रिंक वाटर बिटवीन मील। आप समझ में आया आपको इसको बात को में क्या लिखा है? कि डू नॉट ड्रिंक, पानी नहीं पियो, किसके? बिटवीन, खाने के बीच में। खाने के बीच में पानी पीने के लिए मना करते हैं, आपको पता है? क्योंकि अगर हम खाने के बीच में पानी पीते हैं तो उससे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब जो खाना खाने के भी आधा घंटे बाद पानी पियोगे तो जो खाना है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। साइंस में पढ़ा है ना। साइंस की बात छोड़ो, आपने कभी गेहूं पिसता हुआ देखा है? गेहूं में क्या होता है, अगर गेहूं की चक्की में पानी डाल दो तो क्या वो अच्छे से बारीक पिस पाएगा? नहीं पिसेगा ना। तो इसी तरीके से अगर हम खाने के बीच में पानी पी लेंगे ना, वो भी कीचड़ सी हो जाएगी और वो पिस नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि बाद में। ठीक, इसको मान लो भी, तो मैंने बोला कि पानी। अच्छा, अगर मैं मान लो ये लिख दूं, डू नॉट ईट, बस डू नॉट ईट। ये बिटवीन समझ में आ रहा है ना? ये डब्ल्यू के बाद डबल ई एन, बिटवीन मील्स। अब क्या फर्क हो गया भाई? ये था कि खाने के बीच में, अब ये कह रहे हैं कि दो खाने, दो खाने, तीन खाने। जैसे आपका दोपहर का लंच होता है, शाम का डिनर होता है, तो उसके बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर समय खाते रहना नहीं चाहिए। खाते रहने से क्या होता है? आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपके दांत खराब हो जाते हैं। चलो खैर, बात ये है कि बिटवीन कहां पर आया, क्योंकि ये बात हो रही थी दो खानों के बीच में, कि दो खानों के बीच में कुछ और नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से खाने के बीच में, कि आप खाना, मतलब इसमें आप कहोगे खाना तो एक ही था भाई। खाना आपने मगर बीच में पानी पी लिया तो इंटरवल हो गया ना, इधर और इधर खाना बट गया, तो इसके बीच में ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पे दो बच्चों में भी अगर बांटा जा रहा है तो बिटवीन आएगा, दो के बीच में कोई बैठ गया है तो भी आएगा। आपको समझ में आ गया होगा ना कि अच्छा,
वही रह गया मेरा, इसको इसी से ही काम चलाना होगा। तो अब जब बिटवीन, आपने पढ़ लिया कि बिटवीन कहाँ पर यूज होगा, बिटवीन वाला प्रीपोजिशन होगा हमेशा ही यूज दो के बीच में। ऐसे हल्का सा गीला करके भी बैठी थी पर वो मैं शायद। अब दूसरा पढ़ते हैं एमंग। एमंग जो है अगर हम देखें तो क्या है, मोर देन टू, है ना, यही तो है। आपने पढ़ा है कि जब दो के बीच में बंटवारा हो रहा होता है तो बिटवीन आएगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो, उनके बीच में बंटवारा हो या कुछ भी बात हो तो क्या आता है, एमंग आता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी बात है कि कोई भी चीज क्या होती है, थोड़ा सा घिरी रहती है, सराउंडेड बाय किसी भी, चाहे समथिंग या somebody भी लिख सकते हो आप, किसी भी चीज की बात हो उससे वो थोड़ा घिरी हुई सी हो, ठीक है। और कहाँ हो, इन द मिडिल में हो, ये भी तो बात है। कोई चीज बीच में बैठी हुई है और उसके चारों तरफ बात कोई घिरा हुआ है, तो वहां पर क्या यूज में आता है, एमंग यूज में आता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग किसके बीच में है हम, एमंग माई फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है कि अपने किससे घिरे हुए बैठे हैं हम, अपने फ्रेंड्स के बीच में घिरे हुए बैठे हैं। अब कोई चीज बढ़ रही है, आप किसके बीच में बैठेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटी गई, किसके बिटवीन नहीं, दो के बीच में नहीं बांटी गई है, ज्यादा के बीच में बांटी गई है। एमंग ऑल ऑफ अस, हम सभी के बीच में मिठाई को बांटा गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एमंग। द हाउस इज among the trees। आ गई ना बात समझ में, कि ये जो घर जो घिरा हुआ था वो किससे घिरा हुआ था, पेड़ों से घिरा हुआ था। तो जब वो कई चीजों के बीच में अगर घिरा हुआ है तो क्या आ जाएगा, एमंग आ जाएगा। इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा गीला करूं, चलो अच्छा, ये पानी की बोतल यहीं रखी हुई थी। तो आपको ये बात आ गई समझ में कि जब मोर देन टू हो, मोर देन टू, तो क्या हम यूज करेंगे, ये तो बहुत आसान है, दो के बीच में, बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में है तो एमंग। और आप समझ लो कि वो थोड़ा घिरा हुआ हो, बीच में बैठा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर बार बार एमंग यूज में आया है कि घर किससे घिरा हुआ था, बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ था और घर का आधा थोड़ा बीच से में था। और इसी तरीके से जो स्वीट्स बटी है वो किस किस के बीच में बटी है, कईयों के बीच में, भाई पूरी क्लास में बांटती है। ऑल ऑफ अस, हम सभी के बीच में बांटी गई है। तो क्या आ गया है उसमें, बस ये एक दो क्लास ही है, फिर तो मेरा नया, मैंने थोड़ा सा उस पर कोशिश करी थी पर वो ज्यादा सही सा नहीं रहा। तो दूसरा व्हाइट बोर्ड मेरे ख्याल से अगली इंग्लिश की क्लास जब होगी तो ये वाली दिक्कत नहीं होगी। ये जब अभी हम फेस कर रहे हैं इस समय, थोड़ा मिटाने में, मिटाना भी जरूरी है, नहीं तो फिर दिखता नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता चला जाता है। तो इस तरीके से हमने दो चीजों का पढ़ लिया है, एक तो बिटवीन और एक एमन। अब हम अगला पढ़ते हैं, इसको रेड पेन से लिखते हैं, एक्रॉस। एक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जाना। जैसे इसको चित्र से समझो, ये रोड है, ठीक, ये बटी हुई है। अब
भाई मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मेरा फ्रेंड यहाँ है, तो अब मुझे इस किनारे से उस किनारे पर जाना हो तो हम क्या यूज में लाएंगे? अक्रॉस। यानी क्या है? एक साइड मतलब किनारा, एक साइड से दूसरी साइड में जाने पर, वैसे मैंने नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ, तो हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं, उससे एकदम से समझ आ जाता है कि माई, जैसे मैंने जो चित्र बनाया है ना, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, की जो मेरा मित्र है वो खड़ा हो रहा है कहां पर? रोड के दूसरी तरफ। ठीक है। माई सिस्टर लिव्स across, कुछ ज्यादा ही लंबा, across the river। रिवर भी तो कुछ ऐसी होती है ना, रिवर का भी एक साइड होता है, एक दूसरा साइड होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि मेरी जो बहन है वो रहती है कहाँ? नदी के दूसरी ओर। अब केवल नदी और रोड ही नहीं है, जो और भी हम अगर हम एक साइड से दूसरी साइड, एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचेंगे तो अक्रॉस देयर बिजनेस स्प्रेड्स माने फैलना, across the world, मतलब वो पूरे संसार के एक कोने से दूसरे कोने पर मेरा बिजनेस फैल रहा है या फैला हुआ है। तो स्प्रेड्स माने फैलना, और यहाँ पे अक्रॉस कहाँ आ रहा है भाई? एक सड़क से दूसरी सड़क की बात नहीं हो रही है, ये तो वर्ड के ही कोने की बात हो रही है कि एक कोने से दूसरे कोने में आ रहा है, वो बिजनेस फैला हुआ है। तो चाहे रोड को एक तरफ से दूसरे की तरफ जाना हो तब भी अक्रॉस, रिवर पे भी, और एक कोने से दूसरे कोने। मतलब आपको आ गया समझ में कि एक साइड से दूसरी साइड में अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? अक्रॉस यूज करेंगे। ठीक। अब अगला, ये ना जो ये मेरा ब्लैक पेन है ना, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी इनका लगता है। रेड तो एकदम मिट जाता है, इसको ब्लैक को मिटाने में बहुत ही दिक्कत है। अब हम अगला, हमने कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं मेरे ख्याल से, बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं, कोई नंबर से मतलब नहीं है हमें। अपने पूरे प्रीपोर्शन कल मतलब जो एक और क्लास के बाद खत्म करना है, क्योंकि और सिलेबस भी देखना है। अब बिहाइंड, बिहाइंड का क्या मतलब होता है? पीछे। मतलब अगर कोई भी चीज पीछे की बात हो रही है, जैसे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? एट द बैक ऑफ। कोई भी चीज पीछे है तब यूज में आता है बिहाइंड। जैसे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, क्या है? मैं ऐसी खड़ी हुई हूँ, और ब्लैक बोर्ड बार बार बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं एक्चुअली व्हाइट बोर्ड है। हमें स्कूलों से ना आदत पड़ी हुई है व्हाइट ब्लैक बोर्ड बोलने की, तो ब्लैक नहीं व्हाइट। मैं भले ही ब्लैक बोलूँ, आप समझ जाओ कि मैं इसी बोर्ड की बात कर रही हूँ कि व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कहाँ है? ये व्हाइट बोर्ड जो है मेरे पीछे है, तो यहां पर आ जाएगा बिहाइंड, किसके? मेरे। ठीक है ना? ये अब और भी लिख लेते हैं, चलो। माई हाउस इज बिहाइंड द, भाई आपको किसी को एड्रेस बताना हो तो आप कैसे बता? अगर मान लो आपको बड़ी सी जगह बताते हो ना, कि भाई एक ना वहां पे आप जाओगे ना तो बहुत सा बड़ा सा मार्केट मतलब एक सुपर मार्केट पड़ेगा, बस उसके पीछे जाकर ही मेरा घर है। तो अगर बात पीछे की हो रही है
तब क्या यूज में आएगा, बिहाइंड आएगा। तो अच्छा, अब आप पीछे के साथ साथ फिर आगे की भी बात आएगी। चलो एक और देख लें कि हु इज देयर बिहाइंड द मास्क। भाई मास्क लगाते हैं हम चेहरे पे, अगर उसके भी अगर किसी ने अपना चेहरा जो है मास्क के पीछे छुपाया हुआ है, तब भी क्या आ जाएगा कि बिहाइंड आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा चेहरा है वो किसके है, मास्क के पीछे है। तो आपको आ गई बात समझ में कि अगर बात पीछे की है तो क्या आएगा, बिहाइंड आएगा। अब जब बात बिहाइंड की आई है तो फिर इन फ्रंट ऑफ की भी आएगी, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। बिहाइंड माने पीछे और इन फ्रंट ऑफ माने सामने। ये तो क्या था, एट द बैक ऑफ था, और ये क्या होगा, एट द फेस ऑफ, मतलब सामने की तरफ जो आएगा उसी के लिए ही हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, एट द फेस ऑफ। ठीक है, मैं तो रेड पेन इसलिए और यूज कर रही हूँ कि जिससे कि ये मुझे थोड़ा मिटाने में भी आसानी हो। बस इसका तो ज्यादा आप समझिए, उसका उल्टा जितने भी हमने बिहाइंड के अगर करे थे ना एग्जाम्पल, अगर उसमें बात सामने की आ रही है तो बस वहां पे इन फ्रंट आपको कर देना है। जैसे कि अब मैं कहाँ हूं, अभी तो बात हो रही थी कि व्हाइट बोर्ड कहाँ है, अब मैं कहाँ हूं, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ व्हाइट बोर्ड, है ना, मैं हूं व्हाइट बोर्ड के सामने। चलो, द कार इज पार्क। अगर वो घर के पीछे है तो बिहाइंड, और अगर कार जो हमारे घर के सामने पार्क हो रखी है तो क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस भी लिख सकते हो, और हाउस के गेट के आगे है तो माई गेट, ऐसे भी कि गेट के सामने है जो वो कार, जो कार पार्क करी है वो कहां पर करी है, गेट के सामने करी है। ठीक है, ये भी आपको आ गया। चलिए अब हम फटाफट से अगले पे पढ़ जाते हैं। अब जो है ना, मैं इकट्ठे 4 लिखूंगी, और ये 4 जो है ना लगभग एक ही जैसी है, इस वजह से उन चारों को ही ना मैं इकट्ठे ही लिखूंगी। जैसे अब आप इसको फटाफट ध्यान से देख लेना। एक है बिसाइड, पड़ा होगा, बिसाइड के साथ ही आता है नेक्स्ट टू। इन दोनों का ही मतलब लगभग एक जैसा है। अच्छा, उसके साथ में एक और पढ़ लो, ये है नियर और क्लोज टू। ये ना लगभग मिलते जुलते से, इसमें फर्क क्या है कि जो बिसाइड और नेक्स्ट टू कहाँ आता है, जब कोई हमारे बिल्कुल ही बगल में खड़ा हुआ हो। कहाँ पे, बगल में, एकदम बगल में, ऐसे लिख देती हूँ, है ना, उससे लिख दो दूसरे से, एकदम बगल में। और ये कहाँ यूज होगा, जब कोई चीज हमारे पास में हो। पास में तो वो भी है, लेकिन ये थोड़ा पास में, एकदम बगल में नहीं है। और अगर एकदम बगल में ही है तो हम बोलेंगे बिसाइड या नेक्स्ट टू। ठीक है, अब बिसाइड और नेक्स्ट टू में भी क्या फर्क है, जो ये बिसाइड है थोड़ा सा फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब
हम जब बड़ों के साथ बात करते हैं, हम थोड़ा तमीज़ के साथ बात करते हैं ना, जब छोटों से या अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो बिसाइड जो होगा, वो एक तरीके से फॉर्मल यानी बड़ों के साथ में बात कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो बड़ों के साथ, बड़ों के बिंदु, बड़ों के से वही बात है। और जब आप एकदम इनफॉर्मल तरीके से बात करोगे, तब आप इसमें यूज़ कर दोगे नेक्स्ट टू के लिए। जैसे कि अभी आप इन दोनों को एक साथ देख लो। माई फादर वॉज स्टैंडिंग, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बिसाइड, क्योंकि बात किससे कर रहे हैं, कौन खड़ा है पास में, पापा खड़े हुए हैं, बिसाइड मी, कि मेरे पापा खड़े हैं मेरे बगल में। अगर यहाँ पे फ्रेंड खड़ा हो, मान लो माई फ्रेंड्स, FRIE, माई फ्रेंड्स आर स्टैंड, अब स्टैंडिंग नहीं करूं, सिटिंग कर दू, सिटिंग। अब यहां पर बिसाइड नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा इन, अरे क्या कर दिया मैंने, इन फ्रंट ऑफ ही मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। अब आ जाएगा नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मी, कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं बैठे हुए हैं कहां पर, मेरे बगल में, मेरे, हाँ पास मतलब मेरे बगल में है। और अगर यहाँ पर बात हो रही है पास की, तब हम क्या यूज करेंगे, ये नियर। यहाँ पे भी मान लो कि द बिल्डिंग, और आप यहाँ पे भी अगर थोड़ा दूरी पे हैं तो आप यहाँ पर भी बिसाइड की जगह पे नियर लगा देंगे, तो नियर से क्या हो जाएगा कि है तो, लेकिन वो एकदम बगल में नहीं है, अपने कहीं आसपास है। मैं थोड़ा और नया सेंटेंस लिख देती हूँ, द बिल्डिंग इज नियर आ हॉस्पिटल, लिख देती हूँ कि ये जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल, किसके बिल्डिंग जो है, किसी को एड्रेस बता रहे हैं, मान लो कि जो जिस बिल्डिंग में आपको जाना है वो किसके पास है, वो एक हॉस्पिटल के पास में है। आ गया ना समझ में। रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट जानते हो, जब भी हम कहीं किसी से ऑफिस में मिलने जाते हैं, तो हमें जब भी बॉस से मिलना होता है, उससे पहले हमें उसके रिसेप्शनिस्ट से बात करनी होती है ना, वो हमें परमिशन देती है अंदर जाने की, तभी हम जा सकते हैं। तो ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट कहाँ, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, कहाँ बैठती है, एकदम दरवाजे के पास में ही तो बैठती है। वही मैंने सेंटेंस लिखा है, रिसेप्शनिस्ट इज नियर द, कहाँ पे, फ्रंट डोर, फ्रंट डोर, कि वो कहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, वो फ्रंट डोर के पास में बैठी हुई है। चलो एक क्लोज टू भी रह गया है ना, तो मैं उसको भी कर ही देती हूँ। चलो इसमें लिख देती हूँ, माई हाउस इज क्लोज टू हाईवे, मेरा घर कहाँ है, हाईवे के पास में है। तो आपको आ गया समझ में कि बिसाइड जो आया ना, कहाँ के लिए आया, एकदम बगल के लिए आ गया, और नेक्स्ट टू भी बगल के लिए आया है, लेकिन इनफॉर्मल, यानी इनफॉर्मल तरीके से जब आप बातचीत करेंगे या इनफॉर्मल तरीके से आपका बिहेवियर होगा तब। अगर कोई चीज पास में है, एकदम बगल में नहीं है, तो आप बोलोगे नियर, और क्लोज टू दोनों ही बोला जाएगा कि वो उसके पास में है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो ना, अगर मान लो अभी आपको एकदम से कई सारी हो गई है ना, अरे पहले जो कराई गई थी वो थोड़ा बड़ी बड़ी सी थी, उनमें अंतर भी आपको समझाना था। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें मैंने साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत अंतर है वो बता दिया है, तो ये आपको कोई समझने में दिक्कत आएगी, अगर आएगी
तो फिर हम हैं ही, आप पूछ सकते हो मुझसे। आज मैंने ऐसे ही लिए जो कि फटाफट से एक बार में आपको ये बता क्या रही है, सारी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में ही है, लेकिन कुछ में आप समझ लीजिए कि इसमें जैसे एक और था ना, हमने प्रीपोजिशन का जो टाइम स्टार्टिंग में पढ़ा था टाइम्स ऑफ में, कि डायरेक्शन एंड मूवमेंट, इनमें कई चीजें, कई प्रीपोजिशन उसके लिए भी यूज में आएंगी। वो प्लेस भी बताएंगी, डायरेक्शन भी बताएंगी, और मूवमेंट हो रहा है वो भी बताएंगी। जैसे कि ये मैं जो अगली लिखने जा रही हूं ना, अराउंड, अराउंड क्या है, ये डायरेक्शन एंड मूवमेंट भी बताती है। अब अराउंड होता क्या है, अराउंड मतलब एक तो समझ लो कोई बीच में बॉल है तो ये उसकी तरफ कुछ बना दिया गया है घेरा, यही है यहाँ इसके लिए यूज किया जाता है अराउंड। ये कहाँ है, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो मूवमेंट होना जरूरी है, और एंड कर्व पाथ, समझ लीजिए कर्व पाथ है, वहां के लिए आप यूज करोगे अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर, ठीक, चित्र से भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया। अब फटाफट से इसके एग्जाम्पल पे आ जाए। ड्रॉ अ सर्किल, सर्किल करना है कहाँ, अराउंड द आंसर। मैम करती है ना भाई, चेक करा और चेक करने में कुछ गड़बड़ सी दिखी और फटाफट से उन्होंने ऐसे गोला बना दिया। तो यही है कि ड्रॉ करो एक सर्किल, किसके, अराउंड द आंसर। अच्छा, और देखो ये तो जो हम अपने इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं, इतिहास ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इतिहास में नहीं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्या है, मून कहाँ घूम रहा है अर्थ के, तो द मून गोज, किसके, गोज वर्ड लिखा है यहाँ पे अराउंड, और आप क्या वर्ड यूज करते हैं, रिवॉल्विंग, अभी मैं वो भी रिवॉल्व भी यूज करूंगी, अराउंड द अर्थ। भाई कहाँ जाता है वो, अर्थ के चारों ओर। इसी तरीके से अर्थ क्या करती है, अर्थ भी घूमती रहती है, लेकिन किसके चारों, रिवॉल्व करती है, किसके, REVOLVES, रिवॉल्व्स, किसके चारों तरफ करती है, अराउंड द सन। इसी के साथ में ही शी हैड अ स्कार्फ, स्कार्फ जो भी सर्दियों में हम नहीं पहने थे, स्कार्फ अराउंड द नेक, मतलब उसने अपना स्कार्फ कहाँ रखा है, अपने ठंड की वजह से अपने किसके, गर्दन के आसपास पूरा घुमा लिया है, पूरा गोल तरीके से घुमा के डाल दिया है। तो यहाँ पर जब चारों तरफ से घुमा दिया जाएगा, ये देख लो मैं पूरा अराउंड कर देती हूँ, अराउंड द सर्कल, ठीक है। अराउंड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अराउंड का मतलब है चारों ओर। अब अगला देखते हैं, इनमें अभी तक मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आ गया होगा आपकी समझ में। अब जो अगला पढ़ा रही हूं वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, AGAINST। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, अब बात कहोगे इंग्लिश में यहाँ कौन सा महाभारत हो रही है, युद्ध हो रहा है, जो अगेंस्ट यूज करना हुआ। अगेंस्ट का मतलब होता है जब आप कभी किसी के पीठ ऐसे, मतलब
पीठ करके खड़े हुए हों या किसी के अपोजिट हों, तब वर्ड होगा अगेंस्ट। मतलब किसी चीज के कैसे खड़े हो, अपोजिट, या पीठ लगाकर। ठीक है ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम से आ जाएगा। अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, भाई जाना है उधर, आ रहे हैं इधर, तो वो क्या हो गया, उल्टी बात हो गई ना, अगेंस्ट। तब वहां पर हम यूज करेंगे अगेंस्ट। जैसे हाँ, आपको सेंटेंस एकदम समझ में आ जाएगा। वी वर वॉकिंग, हम वॉक कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द विंड। भाई हवा चल रही है ना। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हवा जब बहुत तेज चल रही होती है और हम, हवा चल रही है इधर की और हम ऐसे जाते हैं, तो वो क्या होता है, अगेंस्ट द विंड होता है। ठीक है, उल्टा। उससे देखा आपने, फील भी किया होगा, कपड़े हमारे कैसे बुरी तरीके से उड़ते हैं, और हमें जाना तो उधर ही, भाई हमारा घर उधर है तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा ना कि हवा इधर इधर चल रही है हम उधर ही चले जाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल से ऐसे वी वर से वी आर भी कर सकते हो। वी आर रोइंग, रोइंग समझते हो, जो बोट से हम, वो जो चप्पू से नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके हम आगे, बोट आगे बढ़ती है, उसी को ही रोइंग बोलते हैं। कि वी आर रोइंग अगेंस्ट द करंट। मतलब कि जो हम उसको जो रो कर रहे हैं, वो किसके कर रहे हैं, अगेंस्ट। हाँ, करंट मतलब करंट मतलब जल प्रवाह, जो पानी की जो धाराएं बहती है ना, वो ही करंट है। इसको मैं कैसे लिख दूं, जल की धाराएं लिख दूं। अब आप, ये बिजली वाला करंट नहीं है, फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रोइंग वर्ड है, तो आपको इसे समझ में आ जाना चाहिए कि जल की धारा के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगेंस्ट केवल ऐसे ही नहीं, और भी जगह पे यूज आएगा, जैसे कि दैट्स। कोई चीज अगर लॉ के अगेंस्ट होती है, दैट्स इज अगेंस्ट, कोई भाई गलत काम कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट्स अगेंस्ट करते हैं, दैट्स अगेंस्ट द लॉ। कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है, किसके, लॉ के अगेंस्ट है। भाई लॉ तो बता रहा है कुछ, लेकिन आप कर रहे हो कुछ, उसका उल्टा एकदम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी अगेंस्ट यूज में आएगा। तो आपको अब ये भी आ गया होगा समझ में। और मैं एक दो समझाती हूँ, फिर और भी इकट्ठे भी तो समझाते हुए ये लग रहा है, हालांकि आज तो मैंने फिर भी काफी सारी ली हैं कि भाई एक नहीं तो ये तो पूरा महीना ही खींच जाएगा इसमें प्रीपोजिशन में। लेकिन और ये मुझे लग भी रहा था कि इतना एक दूसरे को ना क्रॉस सा नहीं कर रही है, मतलब हर एक की ना अपनी अपनी एक जगह है, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने ये इकट्ठे ही ले लिया। एक जो हम बहुत यूज करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता भी है, विद करते हैं ना। विद का किस, कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, रिलेशन में होता है ना, साथ के लिए। रिलेशन किसका, अरे RELATION, रिलेशन किसके, रिलेशन हो किसी के भी साथ हो, या पर्सन के साथ हो, या किसी थिंग्स के साथ भी हो, तब भी विद यूज किया जाएगा। रिलेशन विद पर्सन्स या फिर थिंग्स। अब वो कैसे, जैसे कि मान लो रिलेशन की ही बात करें हम, तो आई एम कमिंग विद माई मदर सिस्टर, कि मैं आ रही हूं किसके साथ, अपनी माँ के साथ। तो यहाँ पर विद ने क्या बताया है, एक रिलेशन बताया है। अब जो मैं कह रही थी ना, थिंग्स के साथ भी है। जैसे आप कोई भी टूल्स पे काम कर रहे हो, टूल्स मतलब औजारों पे भी काम कर रहे हो, तो तब भी क्या आ जाएगा, जैसे शी कट्स द क्लॉथ्स,
अब क्लॉथ्स किससे काटा जाता है? विद सीजर, ठीक है। तो यहां भी विद किसके लिए आया? एक टूल के लिए आया, थिंग के लिए यूज में आया है। मान लो आप लिखते भी हो, मान लो हम कोई भी, ये जो मैं भी यहाँ पे लिखने का काम कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ? विद पेन, है ना। कि अब आई भी हो गया, शी भी हो गया, चलो ही कर देती हूँ। ही इज राइटिंग, बस ही इज राइटिंग द ब्लैक बोर्ड लिखने की जरूरत है क्या? लिख देते हो, चलो ही इज राइटिंग द कॉपी ब्लैक बोर्ड, कुछ भी है, ही इज राइटिंग, बस चलो ज्यादा मतलब आपको आ गया ना समझ में, किससे लिखा जा रहा है? विद पेन। तो यहां पर इसका रिलेशन चाहे किसी वस्तु के साथ हो, चाहे किसी पर्सन के साथ में हो, हमेशा विद आएगा। विद का मतलब से, साथ। अब विद और फ्रॉम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, चलो मैं उसको फिर बाद में क्लियर करूंगी जब मैं फ्रॉम भी पढ़ा दूंगी तब। मतलब क्या हो गया? साथ या से के लिए विद आता है। फटाफट से दो चीजें मैं और ले लेती हूँ बस, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना, पर क्योंकि मुझे लग रहा है वो मैं इसके साथ ही निपटा दूं तो अच्छा ही रहेगा। आपने फॉर और सिंस पढ़ाई है ना, तो उसको और पढ़ लेते हैं कि जो फॉर का यूज कहाँ के लिए होता है। कई जगह होता है, पर पहले हम पढ़ते हैं किसी कोई भी रीजन हो या कोई पर्पस हो तब हम फॉर का यूज करते हैं। रीजन और पर्पस, ठीक है। फॉर का यूज कहाँ पे हो रहा है? रीजन या पर्पस के लिए हो रहा है। जैसे आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, मैं किसके लिए जा रही हूँ? ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। तो एक तरीके से आपके पास एक पर्पस है, आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, आपके पास रीजन है कि आप ब्रेकफास्ट करने जा रही हो, तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ। ऑल टॉयज, ये जितने भी खिलौने हैं सब किसके लिए हैं? ऑल टॉयज। बस मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख देती हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि ये सारे खिलौने किसके लिए हैं? आपके लिए है ये, ठीक है। अच्छा तो एक और कर दें। अच्छा इसके अलावा क्या साथ ही साथ में यहाँ पे वो भी कर दूं क्या? कि इसमें जो दूसरा ये यूज में आ रहा है वो, तो उसको मैं बाद में ही करती हूँ। एक चीज इसी के लिए लिख देती हूँ क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा। कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इसके लिए भी मी, है ना। यहाँ पे फॉरवर्ड यूज होगा कि इसके थैंक यू किसके लिए? कि आपने मुझे इनवाइट किया है। अब जो मैं दूसरे बता रही थी ना बात, वो मिटाई देती हूँ। मैं वैसे फॉर का ना सोच रही थी कि मैं एक, अच्छा मेरे हाथ में कि एक साथ ही खत्म कर दूं, पर थोड़ा या तो मैं छोटा छोटा लिखती शुरू में। एक आपको जो पता है ना क्या, कि परफेक्ट टेंस, इसको मैं लिखा ही रहने देती हूँ, आपको रीजन तो मैंने समझा ही दिया। एक क्या होता है कि फॉर का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी फॉर का यूज किया जाता है। कब? जबकि टाइम क्या हो? निश्चित ना हो। ये चीज आपने पढ़ी है टेंसेस में, जबकि क्या हो? टाइम निश्चित नहीं हो। आपने पढ़ा था ना फॉर और सिंस का यूज, आपको अच्छे से याद होगा, दोनों ही कहाँ होते हैं? परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। लेकिन फॉर कहाँ यूज होता है? जबकि टाइम निश्चित नहीं होता है। मैं यहाँ पे साथ के साथ एक साथ ही फिर मैं एग्जांपल लिख दूंगी। और सिंस का यूज भी कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन कब? जब टाइम कैसा होता है? निश्चित होता है, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय।
ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही यूज में आ जाता है कि जब निश्चित समय होता है तब हम क्या यूज करते हैं, सिंस, और जब समय निश्चित नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, तब हम यूज करते हैं फॉर। बस सिंस का इतना ही है कि डेफिनेट टाइम के लिए यूज में आता है, और फॉर का एक और है कि कोई रीजन या पर्पज होता है तब भी फॉर का यूज करते हैं। अब हम इन दोनों के एक साथ ही देख लेते हैं। तो बस आज के लिए मुझे लगता है ना कि मैं इतना ही पढ़ाऊं, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो ज्यादा ही हो जाएगा। वी हैव, परफेक्ट टेंस करना है ना, वी हैव लिव्ड फॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 years। अब यहाँ पे ना जो 5 साल हैं वो पता तो चल नहीं रहे हैं कि आखिर कब से कब तक के हैं, तो इसमें एकदम पक्का टाइम नहीं है भाई। हमें नहीं पता कि हम 2005 से 2010 के बीच में रह रहे हैं, 2010 से 2015 का रह रहे हैं, बस हमें पता है 5 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ड आ गया फॉर। अब मान लो ऐसे ही, ये तो परफेक्ट टेंस की बात है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि अरे शी हैज बीन वेटिंग। अच्छा, इसमें हाँ एक और चीज दिखाऊंगी, हाँ, शी हैज बीन वेटिंग फॉर ट्रेन। अब यहाँ एक बार फिर से फॉर कितना लिख दूं, हाफ एन आवर। आई ये बात, सेंटेंस समझ में आया आपको कि शी हैज, वह वेट कर रही है ट्रेन के लिए। यहाँ पे इस फॉर का क्या है, पर्पस है, रीजन है ना कि वो किसका वेट कर रही है, ट्रेन का वेट कर रही है। यहाँ फॉर किसके लिए आया है, इनडेफिनेट टाइम के लिए, कि हाफ एन आवर से, कि आधा घंटा से वो ट्रेन का वेट कर रही है। तो यहाँ पे पता नहीं ना वो आधा घंटा 9 से 9:30 है, 10 से 10:30 है, कब है उसका टाइम नहीं पता, बस हमें पता है हाफ एन। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हुआ, फॉर। अब मान लो यहाँ पे मैं सिंस यूज करूं, ठीक है ना, आपको आ गई ये बात समझ में, ये फॉर रीजन के लिए और ये फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए। अब सेंटेंस सेम ही रहे, लेकिन अब मैं यहाँ पर यूज कर दूं सिंस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब एक कोई पक्का टाइम आ जाएगा। मान लो सिंस 9 o'clock, ठीक। अब क्या है कि वह वेट कर रही है ट्रेन के लिए 9 बजे से, मतलब एकदम पक्का टाइम इसमें दे दिया है कि वो 9 बजे से वेट कर रही है। अच्छा, हमने क्या लिखा था सेंटेंस, वी हैव लिव्ड वाला सेंटेंस लिखा था, इसको भी मैं कर देती हूँ कि इसको ब्लैक से, अब यहाँ पे वी मैंने उन्हीं को ही दोनों में ही कर दिया है, वी हैव बीन लिविंग, कि वह रह रहे हैं, सिंस कुछ भी लिख दो 1992, कि लिविंग हियर, और लिख दो कि वो यहाँ पे रह रहे हैं, कि वो हम वो कह रही हूं मैं, हम वो है उसका ही, कि हम रह रहे हैं यहाँ पर सिंस 1992 से। एकदम पक्का टाइम आ रहा है, यहाँ तो लिखा हुआ था 5 साल से, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि पूरा कि हम 1992, मतलब एकदम उन्होंने अपना सन बता दिया, वो आप उससे अपना कैलकुलेट कर लो भैया कितने साल तक रह रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कौन कौन सी पढ़ाई है, कुछ एक बार दोबारा से बताओ। बिटवीन दो को सेपरेट, एमंग किसके लिए यूज हो रहा था, जब 2 से ज्यादा होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, अक्रॉस, एक साइड से दूसरे साइड, एक दुनिया से एक कोने से दूसरे कोने, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, सबके लिए एक अक्रॉस यूज होगा। फिर हमने क्या यूज किया था, अराउंड भी, अराउंड करा था, चारों ओर के लिए किया था। इसके अलावा हमने बिसाइड्स और नेक्स्ट टू किया था, जिसमें कि दोनों का मतलब क्या है, बगल के लिए था एकदम, लेकिन जो बिसाइड्स होता है वो थोड़ा बड़ों के लिए यूज होता है, नेक्स्ट टू अपने फ्रेंड्स के लिए यूज होता है। नियर पढ़ा था और क्लोज टू पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने, बिहाइंड, पीछे, इन फ्रंट ऑफ, सामने,
और इसके अलावा फिर हमने हाँ विद पढ़ा था साथ के लिए, फिर हमने फॉर पढ़ लिया, सिंस पढ़ लिया। फॉर दो तरीके से यूज होता है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब इंडेफिनिट टाइम होता है तब यूज होता है, और सिंस जो है सेम इन्हीं सेंटेंसेस में डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। फॉर का एक और यूज है रीजन या पर्पस बताने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक बार और इसको पढ़ लोगे ना तो आपको 100% याद गई होगी समझ में। तो आप ना जितने भी हमने इन ऑन एक्ट ये सब कराए हुए ना, ओवर बिलो अंडर अबव, ये सब जो भी कराए हुए ना, इन सबको पढ़ते जाओ, क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस से आता है। जैसे उसमें बताया था ना, मैसेज भी लिखा हुआ था ना कि कुछ फ्रेजेस रखनी पड़ती है हमें, किसके साथ ही आता है, इसके साथ ही आता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीपोजिशन उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो बस आज का मैं वीडियो यही रोकती हूँ कि अगले में कोशिश करूंगी कि प्रीपोजिशंस कंप्लीट हो जाएं। तो आप सभी अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। छुट्टियां चल रही हैं, आज साल का कौन सा दिन है, अंतिम दिन है। कल नया साल है, नए साल को सेलिब्रेट करना, पर पढ़ाई के साथ साथ में। तो आप सभी अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।